जय श्री राम मित्रों, राम राम साहब, अम्मा गणी, जय श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दूसरी क्लास लेके आए हैं हिंदी व्याकरण की और चैप्टर है अपना वर्ण विचार। जैसा कि मित्रों कल की क्लास में हमने स्वर किए थे और स्वर में हम लास्ट जो स्वर तक चर्चा हुई थी तो आगे चर्चा करते हैं स्वर का दूसरा भेद। दूसरा भेद आता है मित्रों जीवा के आधार। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर मित्रों बात करें तो स्वर के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला भेद है मित्रों अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर और तीसरा होता है मित्रों पश्च स्वर। अब विद्वानों ने व्याकरणियों ने इन स्वरों के जो नाम रखे मित्रों किस आधार पर रखे। जैसे अग्र स्वर नाम रखा है, मध्य स्वर नाम रखा है, पश्च स्वर नाम रखा है, तो किस आधार पर रखे। तो व्याकरणियों ने विद्वानों ने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल किए, अभ्यास किए, प्रयास किए, प्रयत्न करने के बाद जब जाके इनका नाम रखा गया। तब जाकर नाम रखा तो किस आधार पर रखा कि हमारी जो जीवा है, जीव यानी जिस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण करते समय यदि हमारी जीव आगे आ रही है तो उनका नाम रख दिया अग्र स्वर। यदि हमारी जीव पीछे जा रही है तो उनका नाम रख दिया पश्च स्वर। उस हिसाब से इनके नाम रखे गए। अग्र स्वर में आते हैं मतलब आपके ई और ए। मध्य स्वर में आता है ए और पश्च स्वर में आते हैं मित्रों ओ। अब देखो तो पता कैसे चलेगा जीभ आगे जा रही है पीछे जा रही है। यदि हम ई ए लगातार बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा जीभ कहाँ जा रही है। अग्र स्वर के साथ हम पश्च स्वर का जब उच्चारण करेंगे, अनुकरण करेंगे तो उसमें निकल के आएगी ये बात। ई के साथ जब हम आ को बोलेंगे या ई के साथ ऊ को बोलेंगे तब जाके पता चलेगा कि जीभ आगे जा रही है। ई ऊ तो ऐसे ही बोलेंगे तो जीभ आगे जाएगी हमारी जीवा, और जैसे ही ऊ बोलेंगे तो जीवा पीछे जाएगी। ऐसे ए के साथ में ओ बोलेंगे ए ओ तो जीभ आगे जाएगी हमारी और पीछे जाएगी। तो उसी आधार पर नाम रखा गया है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ए को जब बोलते हैं ना मित्रों तो ए पे जीभ शांत हो जाती है। इसको बोला जाता है बड़े तरीके से ए। ए बोलते जीभ क्या मध्य में रह जाती है, ना तो आगे जाती है ना पीछे जाती है, मध्य में रह जाती है और एक तरह से जीभ पे हमारी पे उदासी छा जाती है बोलते समय ए। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी उदासी आ गई जीभ पे। इसी उदासी के कारण इस स्वर का एक और नाम दिया गया मित्रों हिंदी व्याकरण के अंदर उदासीन स्वर। हिंदी वर्णमाला में एकमात्र स्वर जिसको उदासीन स्वर के नाम से जाना जाता है वो है हमारा आ, उदासीन स्वर। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया मित्रों इसमें उदासीन स्वर हिंदी वर्णमाला में कौन सा है, तो मित्रों आपके सामने है उदासीन स्वर कहा जाता है। री है मित्रों एबीसी में आएगी और ये मित्रों ओ। अब गिनती तो मैंने आपको बताई 11 मित्रों, लेकिन ये और चल रहा है हमारे साथ में, इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं अपन, क्योंकि स्वर तो 11 होते हैं लेकिन 12 क्यों लेके चल रहे हैं। 12 स्वर इसलिए लेके चल रहे हैं मित्रों कि काम तो इनका पड़ता ही है, भले गिनती में नहीं आए, संख्या पूछे नहीं, लेकिन काम तो उनका पड़ता ही है। तो अपनी हिंदी भाषा में जब डॉक्टर लिखते हैं तो इस स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। कार्य विषय का प्रयोग है, रॉक लिखेंगे, वॉक लिखेंगे, टॉक लिखेंगे, अंग्रेजी शब्द जितने भी हम यूज करेंगे तो उनमें इस स्वर का प्रयोग आता है। अब इसको तो मित्रों विदेशी स्वर के नाम से जाना जाता है। कौन से स्वर के नाम से? विदेशी स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा मित्रों इसको मेहमान स्वर के नाम से जाना जाता है। मेहमान स्वर। एक और नाम आता है मित्रों इसका आगत स्वर। आगत स्वर। एक और नाम आता है मित्रों इसका
ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर। तो विदेशी क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हो, विदेशी शब्द की बात करेंगे तो वी प्लस देश प्लस ई, यानी वी का मतलब होता है, वी एक उपसर्ग है, वी का मतलब होता है अन्य देश यानी देश से, तो अन्य देश से दूसरे देश से आया है, इसलिए इसको विदेशी स्वर कहा जाता है। मेहमान स्वर क्यों कहा जाता है मित्रों? कि आप जानते हो हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव, जो कोई भी आता है उसको मेहमान माना जाता है, उस आधार पे उसका मेहमान स्वर नाम रख दिया है मित्रों। तीसरा नाम इसका आता है आगत स्वर। आगत स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, दूसरी भाषा से ग्रहण किया गया है, तो इसको ग्रहण करने के अर्थ में या फिर आया है, आने के अर्थ में आगत का मतलब आना, तो आगत स्वर नाम लिया गया। फिर ग्रहित स्वर की बात करेंगे मित्रों। ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको दूसरी भाषा से ग्रहण किया गया है, हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण करने के कारण नाम पड़ा इसको ग्रहित स्वर। अब मित्रों आगे बात करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा जो प्रकार आता है मित्रों वो आता है कोष्ठाकृति के आधार पर, कोष्ठाकृति के आधार पर। कोष्ठाकृति के आधार पर मित्रों बात करते हैं तो भेद निकल के आते हैं आपके दो में जो पहला आता है जिसको कहा जाता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। दूसरा भेद आता है मित्रों उसको कहा जाता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी। वृत्ताकार के अंदर बात करते हैं तो वृत्त, वृत्त का मतलब आप जानते हो गोल, गणित में हमने संरचना पढ़ी है जिसको कहा जाता है वृत्त। तो हमारे जो होठ है वो गोल हो जाएंगे वृत्त के समान। जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठ गोल होंगे, वृत्त का आकार ले लेंगे, या हमारा जो मुख है वो वृत्त के रूप में वृत्तमुखी बन जाए, वृत्त जैसा मुख हमारा हो जाएगा तो उसको कहते हैं वृत्तमुखी और वृत्ताकार। अब वृत्ताकार होगा मित्रों उन स्वरों में होगा आपका पहला है ऊ, इसके बाद फिर है ऊ, फिर है मित्रों ओ, और उसके बाद है ओ, और ओ के बाद में मित्रों स्वर में चलता है ओ। इनको जैसे उच्चारण करेंगे, उच्चारण करना पड़ेगा इनका, उच्चारण करते समय हमारा वृत्त जैसा मुख बनेगा, तो आकार जो होगा हमारे कोष्ठ का कोष्ठाकृति का आधार पर चल रहा है मित्रों, तो कोष्ठ का आकार जो बनेगा वृत्ताकार बनेगा। इनको बोल सकता हूँ ऊ ऊ ओ औ। ये बात करते हैं अवृत्ताकार की या अवृत्तमुखी। का मतलब होता है मित्रों नहीं, वृत्ताकार यानी वृत्त जैसा आकार नहीं बनेगा, अवृत्तमुखी वृत्त जैसा मुख नहीं बनेगा। यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, तो नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। हाँ है अपना, हाँ है, ई है और आपका ए है, ये और अपनी इसमें आ जाएगी आपकी सर्दी भी आ जाएगी। ये आराम से दिखाया कुछ साफ साफ, इनका हम उच्चारण करेंगे तो वृत्त जैसा मुख बन जाएगा, और इनका उच्चारण करेंगे तो वृत्त जैसा मुख नहीं बनेगा। इस आधार पर इनका नाम दिया गया है वृत्तमुखी या वृत्ताकार, अवृत्तमुखी या वृत्ताकार। आगे बात करते हैं मित्रों, तो अगला वेद आता है आपका मुखाकृति के आधार, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर बात करते हैं मित्रों, तो स्वरों के भेद निकल के आते हैं आपके चार। पहला आता है मित्रों समृद्ध स्वर,
दूसरा आता है मित्रों अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा आता है मित्रों विपरीत स्वर, एक चौथा आता है आपका अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध में बात करें मित्रों तो आपका ई और ऊ और री भी आती है। अर्ध समृद्ध में बात करें मित्रों ए ओ, और विपरीत में बात करें मित्रों तो एक मात्र स्वर आएगा आ, और अर्ध विपरीत में बात करें तो आ ए और आपका विदेशी स्वर दिया गया। ये मित्रों मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। चार भेद निकल के आते हैं। समृद्ध का मतलब होता है मित्रों, समृद्ध का मतलब है हमारा मुंह ना के बराबर खुलेगा इन स्वरों को बोलते समय, बिल्कुल ना के बराबर। समृद्ध का मतलब होता है लगभग लगभग बंद, यानी पूरी तरह तो बंद नहीं होगा, नाम मात्र तक खुलेगा तनिष्ठा, उसमें से इन स्वरों को उच्चारण हो जाएगा बिल्कुल नाम मात्र। ई टी ऊ ऊ तो ज्यादा बिल्कुल मुंह खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे री भी हो जाएगा। फिर अगला है अर्ध समृद्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा, तो यहाँ पे क्या है आधा खुल जाएगा, जो होगा आधा खुल जाएगा ए ओ अर्ध। अब विपरीत स्वर एकमात्र ऐसा स्वर है मित्रों इसमें पूरा खुलता है, पूरा मुंह खुलता है। इसका मतलब है संपूर्ण खोला, पूरा खुल जाता है आ का उच्चारण करने। पर अर्ध विपरीत का मतलब वही आधा खुला, विपरीत का मतलब खुला, अर्ध का मतलब आधा। अब इनको बोलेंगे अ ए ओ, इनमें आधा होता है। इस प्रकार इनके नाम रखे हैं मुखाकृति का आधार पर रखे गए। अब बात करेंगे मित्रों जाति के आधार पर। या समानता असमानता के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर बात करें मित्रों तो नाम आ जाता है आपका सजातीय और विजातीय। समानता की बात करें तो नाम आ जाता है आपका समान और असमान। हम मित्र सजातीय का मतलब क्या है जाति, तो समान जाति होगी तो सजातीय और अन्य जाति होगी दूसरी होगी तो विजातीय स्वर कहते हैं। समान जाति का मतलब है मित्रों यहाँ पे आ जाएगा आपका आ ई और ऊ ये आ जाएगी मित्रों। क्योंकि देखो आ प्लस आ करेंगे तो आ, ई प्लस ई करेंगे तो ई, और ऊ प्लस ऊ करेंगे तो ये दोनों जो स्वर मिलकर बने हैं छोटे स्वरों से मिलकर बड़े स्वर बने हैं, तो एक ही समान जाति से मिलकर बने, इसलिए इनको कहा जाता है सजातीय स्वर। और भी तो इधर विजातीय की बात करें, बाकी जहाँ बसते हैं अपन के आपके री मित्र इसमें आ जाता है, री प्लस री जो करते हैं तो बड़ी री बनती है, तो री बीच में आती है समान जाति के साथ। विजातीय में आ जाते हैं आपके ए आई ओ
क्योंकि मित्र आपको पता है एक आ लिया, उसके बाद ई को प्लस किया, ई को प्लस करने के बाद तब जाके मिलकर बना ए। तो देखो एक जाति ये हो गई, एक जाति हो गई, तो दोनों वर्ण असमान हो गए और जाति भी दूसरी दूसरी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे विजातीय स्वर कहा जाता है इनको, और इनको कहा जाता है सजातीय समान जाति को। और यही सेम वर्ण यहाँ पे आ जाते हैं मित्रों समान में, क्योंकि समान स्वरों से मिलकर बने तो समान स्वर कहलाएंगे, और असमान वर्णों से मिलकर बनेंगे असमान स्वर कहलाएंगे। सेम इधर आ जाएंगे तो नीचे, और दीवारें सेम इधर आ जाएंगे। सजातीय विजातीय आपस में पढ़ा है, सजातीय का नाम ही समान है और विजातीय का नाम ही असमान। ये हो गए तो जाति के आधार पर समानता और असमानता के आधार पर स्वरों के भेद। सजातीय विजातीय, समान और असमान स्वर। अब मित्रों बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन ये आपके सामने कुछ वर्ड लिखे तो हमने कहाँ से लिखे मान। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने मैंने जो वर्ड लिखे हैं इन वर्णों को क्या कहा जाएगा, इन वर्णों को क्या कहा जाएगा, तो मित्रों इन वर्णों को वर्ण कहेंगे, क्योंकि अभी इनमें स्वर शामिल है। और व्यंजन आप जानते हो मित्रों, बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं तो इनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। अगर पूर्ण व्यंजन की बात करें तो मित्रों आपके सामने एक चिन्ह लगाने जा रहा हूं, जिसको आप हल चिन्ह या हलंत बोलते हैं। हल चिन्ह मित्रों, हल चिन्ह लगाते मित्रों अब पूर्ण रूप से आपके सामने व्यंजन बन गए हैं। क्या बन गए मित्रों? व्यंजन। अब इनको व्यंजन वर्ण कहा जाएगा। अब मित्रों उच्चारण के हिसाब से व्यंजनों के भेद आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो पहले भेद की बात करूं मित्रों तो सारे की सारे वर्णों को लेते हैं हम। सारे वर्णों की संख्या आपके सामने आ रही है, कितनी आ रही है मित्रों? 25 आ रही है। 25 जो व्यंजन वर्ण बैठे हैं ये इनका नाम होगा मित्रों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। 5-5 के वर्ग बने हुए हैं और इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी होता है मित्रों। लेकिन यहाँ पे स्पर्श व्यंजन नाम बताया है तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है? वर्ग तो आप जानते हैं 5-5 के वर्ग बने हुए, ऐसे कर लो तब भी 5 है, ऐसे कर लो तब भी 5 है, तो दोनों साइड से करेंगे तो 5 ही बैठेगी। 5 होने के कारण को वर्ग नाम दे दिया वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है कि हमारी जीवा है जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीव इनको कहीं ना कहीं पे बोलते समय स्पर्श करना होता है, स्पर्श करती है, उसी के नाम पे नाम रखा है इसका स्पर्श व्यंजन। फिर आगे बात करते हैं मित्रों आपके सामने ये 5 वर्ण लिए मित्रों ने। इन 5 वर्णों की बात करूं तो इनको नाम दिया जाता है मित्रों नासिक। नासिक के व्यंजन संख्या होती है मित्रों 5। कितने होते हैं नासिक के व्यंजन? 5 होते हैं मित्रों। य, या, ने और में, इन 5 वर्णों को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। अब मित्रों बात करें एक टुब्बा मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये 4 वर्ण लिए हैं। कितने मित्रों? ये 4 वर्ण है। 4 इन 4 का नाम आता है मित्रों स्पर्श, संघर्ष, स्पर्श,
संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? कि हमारी जीवा जब इनका उच्चारण करती है तो हमारी जीवा पे जोर पड़ता है, प्रेशर आता है, एक प्रेशर आता है मित्रों, प्रेशर बोले तो मित्रों थोड़ा सा संघर्ष पड़ता है, मात्र संघर्ष ये वाला नहीं है कि संघर्ष बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मतलब ये उच्चारण जैसे करेंगे तो जीभ पे प्रेशर पड़ता है, जय छ जय झ ऐसे करके, तो थोड़ी झंझराहट आती है, थोड़ा वाइब्रेट आता है, उस हिसाब से संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए नाम रखा गया। स्पर्श तो करती करती साथ में संघर्ष भी करती है। तो 4 बयान स्पर्श संघर्ष आपके सामने छ छ ज झ। अब मित्रों बच्चे आपके सामने कौन कौन से? ये वाला, ये और ये। देखो मित्रों इनकी संख्या होती है मित्रों 16, 4 4 4 4 16। इन 16 को नाम दिया जाता है मित्रों स्पर्शी। सिर्फ स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श की संख्या होती है 16, यानी जो जीव स्पर्श व्यंजन है 25 आपके सामने, इनको स्पर्श तो बोलने में करती करती है जीव और कहीं कहीं पे ना भी करेगी, लेकिन स्पर्श प्लस प्रत्यय लगा करके यहाँ पे प्रभाव डाला गया है, दबाव दिया गया है कि इनको बोलते समय तो हमारी जीभ को स्पर्श करना ही पड़ेगा, स्पर्श करके ही रहेगी, इसलिए नाम दिया गया है इनका स्पर्शी। अगला भेद जो आता है मित्रों आपके सामने वो आता है आपका संघर्षी, या जिनको कह सकते हैं हम ऊष्म व्यंजन। वो है मित्रों श श स। ये मित्रों सा है सीटी वाला सा, इसको जब बोलते हैं तो सीधी वाला उच्चारण होता है शा शा शा। ये मूर्धन्य शकार है, इसमें जी मूर्धा की तरफ जाती है ऊपर मित्रों शा शा। ये दंत सकार है मित्रों, दांत से जीभ लगती है सा सा, सलेट वाला दंत सकार। ये मित्रों हा है। 4 तो वर्ण हो जाते हैं, इसके अलावा बात कर दे तो और भी आ जाते हैं इसमें क ख ग ज फ। ये मित्रों मैंने कुछ पढ़ लिखे, इनके नीचे लगाया मैंने विदेशी व्यंजनों में जो चिन्ह लगता है नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह से मुझे याद है मित्रों, चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। जैसे मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी वर्णमाला में या फिर हिंदी व्याकरण के अंदर 4 चिन्हों का प्रयोग चलता है। एक तो ऊपर चलता है मित्रों, सबसे ऊपर लगा है, इसको कहा जाता है मित्रों, आप भली बात ही जानते हो, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है क्या कहा जाता है इसको, अनुस्वार। सारे बच्चे जानते हैं, सबको पता है, अनुस्वार कहा जाता है। और मित्रों एक बगल वाला जो चिन्ह इसको कहा जाता है मित्रों पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु क्यों कहा जाता है मित्रों पंचमाक्षर बिंदु? क्योंकि हिंदी वर्णमाला के एकमात्र वर्ण कै वर्ग का पंचम वर्ण होता है, इस पे लगता है मात्र, इसलिए कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु, 5वें अक्षर पर लगने वाला। नीचे नीचे का चिन्ह होता है, इसको मित्रों कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। इसको कहते हैं मित्रों ताड़नजात चिन्ह, क्योंकि ताड़नजात वर्णों पे लगता है, इसलिए। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा, द्विगुण कराऊंगा जब ताड़नजात के बारे में विस्तार से, इसकी 6 विशेषताएं बताऊंगा, तब आराम से समझ में आ जाएगा। और ये मित्रों बसता है, इसको कहते हैं हम नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह ये मित्रों 4 प्रकार के चिन्ह चलते हैं। तो देखो मित्रों अब जो भेद का नाम आया हुआ है संघर्षी। संघर्षी क्यों कहते हैं कि देखो इनको बोलेंगे और इनको बोलेंगे तो जीभ को संघर्ष तो करना ही करना पड़ेगा, और साथ में उसमें क्यों कहते हैं कि प्राणवायु जो होती है हमारी, श्वसन क्रिया हम करते हैं, हमारी जो सांस चलती है, प्राणवायु चलती है, वो वायु किस प्रकार की निकलती है? वो है ऊष्म यानी गर्म निकलती है। तो मित्रों ऐसे जब व्यंजन को उच्चारण करेंगे ना स ह, तो आप देख रहे हैं गौर करके, प्राणवायु जो निकलेगी अंदर से हमारी वायु, वो एकदम गर्म निकलेगी। इनको बोलते समय सभी का उच्चारण क ख ग झ फ। इन पर प्रेशर चलता है मित्रों चिन्ह की वजह से, नुक्ता चिन्ह विदेशी व्यंजन है, श्रेणी में इसी में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी वर्ड वाला 4 का प्रयोग चलता है, लेकिन बताएं मैंने इसलिए कि साथ में ये भी आते हैं। अगला भी जाता मित्रों आपका अंतःस्थ
या संघर्षहीन या अर्धस्वर अंदर स्थिर रहने वाले वर्ण। संघर्षहीन का मतलब होता है मित्रों कि यहाँ तक तो जीवा ने हमारे संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, बिल्कुल संघर्षहीन। अर्धस्वर की बात करें तो आधा स्वर, अर्ध का मतलब आधा, स्वर का मतलब स्वर, यानी मित्रों इनके अंदर आधा स्वर होता है, आधा होता है व्यंजन। वो होते हैं आपके य, र, ल, व। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि या में से तो निकलता है ई और ई, रा में से निकलता है आपका री, ला में से निकलता है मित्रों री, वा में से निकलता है ऊ और ऊ। और ये बात आएगी जब संधि टॉपिक हमारे स्टार्ट होगा, संधि में एक बार फिर से दोबारा चर्चा करूंगा मैं अर्धस्वर की, तब आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि क्यों कहा जाता है अर्धस्वर। तो 4 वर्ण है मात्र, इनको अंतस्थ संघर्षहीन अर्धस्वर हम कह सकते हैं। अगला भेद आता है मित्रों प्रकंपित या कंपनजात या रेफ वर्ण। और एक और नाम होता है मित्रों इसका लुंठित। वो है मित्रों हमारा रा, रस्सी वाला रा, रथ वाला रा। प्रकंपित कहा जाता है कि हमारी जीभ प्रकंपित होती है इसका उच्चारण करते समय। कंपन जात का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना। इनको जब मित्र बोलते हैं रे वर्ण को, तो आपका क्या है, कंपन उत्पन्न होता है, कंपन पैदा होता है बोलते समय। र जीभ में वाइब्रेट होती है जीभ हमारी। फिर मित्रों रेफ वर्ण की बात करें, रेफ वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेखा के ऊपर लगने वाला वर्ण है, रेखा के ऊपर लगने वाला वर्ण इसलिए कहा जाता है इसको रेफ वर्ण। लुंठित भी मित्रों इसका ही नाम है, लुंठित वर्ण भी रे को ही कहा जाता है, वाइब्रेशन बढ़ता है। अगला जो टाइप आता है मित्रों वो आता है आपका पार्श्विक, या जिसको हम कह सकते हैं वर्ष्य। वो है मात्र एक ल। पार्श्विक वर्ण मित्रों वर्ष्य। पार्श्विक क्यों कहा जाता है? पार्श्विक का मतलब होता है बगल यानी साइड। हमारी जो जीभ होती है, जीभ के दोनों तरफ जो साइड होती है बगल, इनसे हवा निकलती है। पार्श्विक का मतलब इसका उच्चारण करते हैं ना ल ल ल, तो जो उच्चारण करते समय प्राणवायु जो निकलती है हवा इधर से और इधर से दोनों साइड से निकलती है मित्रों, इसलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का मतलब होता है बगल, बगल यानी साइड से हवा निकलती है। वर्ष्य मित्रों जानते हैं, वर्ष्य का मतलब होता है मित्रों मसूड़ा। मसूड़ा हमारे मुंह में होता है, जैसे इसको बोलेंगे आप खोल के देखिए ला 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 ला, जैसे भी उच्चारण करेंगे इसका तो जीभ हमारी कहाँ भी स्पर्श करती है, मसूड़ी की, वर्ष्य के स्पर्श। इस प्रकार इसको कहा जाता है वर्ष्य और पार्श्विक। आगे बात करें मित्रों तो नाम आता है द्विगुण, यह इसका दूसरा नाम है मित्रों द्विस्पर्शी। यह एक और नाम है मित्रों इसका ताड़न जात। यह एक और नाम है मित्रों इसका उच्छित। और ये मात्र 2 वर्ण व्यंजन वर्ण है मित्रों, अड़े और अढ़े। 2 वर्ण है मात्र, अढ़े और अढ़े। द्विगुण नाम दिया गया मित्रों, क्यों दिया गया द्विगुण? द्विगुण का मतलब होता है मित्रों, द्वि का मतलब है 2, द्वि का मतलब 2, गुण का मतलब गुण। गुण आप जानते हो, गुण होती है खूबी यानी क्वालिटी। इन वर्णों के अंदर ऐसी क्वालिटी है 2 कि मित्रों अभी मैंने जस्ट चर्चा की थी आपके सामने। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आए डे और डे, अभी आपको बताया था ना। तो यहाँ पे तो कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। तो एक तो देखो इस जगह पे आ रहे हैं दोनों के दोनों, अड़े और अड़े दोनों आ रहे हैं, डे और डे। वर्गीय व्यंजन का नाम दे रखा है यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आ रहे हैं, वर्गीय व्यंजन की श्रेणी में आ रहे हैं। और यहाँ पे मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 गुण कि द्वि का मतलब 2, तो एक क्वालिटी तो वो हो गई, और एक क्वालिटी इसकी होगी कि यहाँ पे आ रहे तारंजात चिन्ह के साथ, ये आ रहे डे और डे दोनों। तो 2 जगह 2 गुण हो गए इनके, तो इसलिए नाम रखा गया है द्विगुण व्यंजन।
दुई स्पर्शी, दुई का मतलब दो, स्पर्श का मतलब स्पर्श। जब इनको बोलते हैं मित्रों अड़े 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 अड़े, तो जैसे इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है दो जगह स्पर्श करती है मित्रों, दो जगह। आप बोल के देखेंगे ढह ढह, तो ऊपर नीचे दो जगह स्पर्श करेगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड मित्रों जो प्रैक्टिकल करके भी एग्जाम में हम याद रख सकते हैं। आप जैसे मैंने इतना सारा लिखा है, भूल भी जाओ, पर जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप याद भी रख लो ना, तो एग्जाम में जैसे आता है तो बजाय लिखने के पेन चलाने के मुंह से बोल लेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई। ताड़न जात कहा जाता है तो ताड़ना एक क्रिया होती है, और जात का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। तो ताड़ना क्रिया उत्पन्न होती है। ताड़ना क्रिया का प्रयोग जो विशिष्ट होता है हमारे गाँव में होता है। गाँव में मित्रों खेत होते हैं और खेतों में गाय जाती है, तो फालतू की, वैसे तो गाय हमारी माता है, लेकिन लोग फिर भी बोल देते हैं कि हमारा गाय घूम रही है, हमारा सांड घूम रहे हैं। तो बच्चों से बोलते बेटा जा खेत पे जा और वो गायों को ताड़ के आओ। तो ताड़ना जो क्रिया है ना, ताड़ना, उसी से बनी ताड़ना क्रिया वहां पर। तो उनको बाद ऐसे बोलते हैं डह डह अड़े 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 डह 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 डह, तो वहां से इसका नाम पड़ा ताड़न जात वर्ग, क्योंकि ताड़ना क्रिया उत्पन्न हो रही है। फिर मित्रों उच्च, उच्च का मतलब होता है मित्रों फेंकना। फेंकना, फेंकना आप जानते हो मित्रों, किसी चीज को हम ऐसे फेंकते हैं, तो ऐसे ही हमारी जो जीवा है उन वर्णों को फेंकती है, डह 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 डह, ऐसा स्पीड से चलती है, ऐसी फुर्ती के साथ चलती है हमारी जीवा, हमारी जीभ ऐसा लग रहा है मानो उनको फेंक रही हो। तो इस आधार पर इसका नाम रखा गया उच्छिष्ट वर्ग।